भारत में यूपीएससी और नीट जैसी परीक्षाएं लाखों युवाओं के सपनों से जुड़ी हैं। ये बहुत अहम है। बिल्कुल। लेकिन आजकल जो खबरें आ रही हैं, जो स्रोत बता रहे हैं, वो इन परीक्षाओं के इर्द गिर्द धोखाधड़ी, पेपर लीक और मतलब सिस्टम की खामियों की एक चिंताजनक तस्वीर दिखा रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ परीक्षाओं की बात नहीं रह गई है। ये लाखों उम्मीदवारों के भविष्य और उनके भरोसे का सवाल बन गया है ना? सही कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो अहम बातें सामने आई हैं उन्हें ठीक से समझें। आखिर ये घोटाले हो कैसे रहे हैं, इनसे निपटने के लिए क्या हो रहा है और उम्मीदवारों के लिए इसका मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मथुरा वाली खबर। ये तो वाकई चौंकाने वाली है। एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो लाखों रुपए लेकर सीधे यूपीएससी में अफसर बनाने का दावा कर रहा था। हाँ, मैंने भी पढ़ा। एक महिला से करीब 27 लाख रुपए नकद और 19 सोने के सिक्के ठग लिए। सोचिए जरा। पुलिस ने कुछ रकम और सिक्के बरामद भी किए हैं, पर यह घटना अकेली नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा आपने कहा, ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लगता है। जैसे नीट्स 2025 परीक्षा को देखिए, पेपर लीक के कितने गंभीर आरोप लगे हैं। हाँ, बिहार, गुजरात, राजस्थान, कई राज्यों में रैकेट पकड़े जाने की खबरें हैं। बिल्कुल। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को लेकर भी सोशल मीडिया पर दावे हुए थे पेपर लीक के। हालांकि यूपीएससी ने तो खैर इन्हें खारिज कर दिया। लेकिन छात्रों में गुस्सा तो है। वो दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है। जाहिर है गुस्सा तो होगा ही। अच्छा, ये तो हुई पेपर लीक की बात, पर धोखाधड़ी का एक और रूप भी दिख रहा है, वो कोचिंग संस्थानों वाले मामले में। हाँ, वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी मतलब सीसीपीए, उसने एक्शन लिया है ना? जी। वजीराव एंड रेड्डी, स्टडी IQ IAS, एज IAS जैसे कुछ नामी संस्थानों पर कुल 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है। किस लिए? वो भ्रामक दावे कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। सफल छात्रों की संख्या को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे। पता चला कि कई छात्र तो ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था, पूरा कोर्स भी नहीं किया था उनसे। अच्छा, और वो स्टडी IQ का सक्सेस पक्का ऑफर जैसा कुछ था। हाँ, वो दावा भी वो साबित नहीं कर पाए। ये तो मतलब सीधे सीधे उम्मीदवारों को गुमराह करना हुआ। सही कहा। और ये धोखाधड़ी अब ऑनलाइन भी पहुंच गई है। हाँ, वो भी एक बड़ा खतरा है। साइबर अपराधी क्या कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर फर्जी वेबसाइट बना रहे हैं। जैसे वो www.sarvashiksha.online या shikshaabhiyan.org.in वाली। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। और फिर नौकरी का झांसा देकर या तो रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं या फिर लोगों की पर्सनल जानकारी चुरा लेते हैं। ये बहुत जरूरी है कि उम्मीदवार सावधान रहें। असली सरकारी वेबसाइट के आखिर में तो .gov.in या .nic.in होता है ना? बिल्कुल। .online या .org.in नहीं। और ये भी याद रखना चाहिए कि सरकारी विभाग नौकरी के लिए कभी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांगते। ठीक है। अच्छा, सिस्टम के अंदर से भी कुछ सवाल उठे हैं। जैसे वो प्रोबेशनरी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर का मामला था। हाँ, वो मामला काफी चर्चा में रहा। उन पर आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी से OBC और विकलांगता कोटे का गलत फायदा उठाया। उन्हें सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया था। हालांकि अभी शायद दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगी है। जी। और शायद इसी तरह के मामलों ने यूपीएससी को अपनी प्रक्रियाएं और सख्त करने के लिए प्रेरित किया है। जैसे क्या बदलाव हुए हैं? यूपीएससी ने एक नया परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें एक ऑप्शन है स्वैच्छिक आधार आधारित प्रमाणीकरण का। मतलब उम्मीदवार चाहें तो अपनी पहचान आधार से वेरीफाई करा सकते हैं। और क्या उम्मीदवार इसे अपना रहे हैं? हाँ, ये दिलचस्प है। 92% से ज्यादा उम्मीदवारों ने पहचान सत्यापन के लिए आधार चुना है। 92%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। शायद इसलिए कि इससे प्रक्रिया तेज और आसान हो जाती होगी। हो सकता है। और सुनने में आया है कि यूपीएससी धोखाधड़ी और इम्पर्सनेशन मतलब किसी और की जगह परीक्षा देने वालों को रोकने के लिए और भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का सोच रहा है। हाँ, बातें चल रही हैं, जैसे AI वाले कैमराज, फेशियल रिकॉग्निशन और आधार से जुड़े फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। इन सब तकनीकों पर विचार हो रहा है ताकि परीक्षा की शुचिता बनी रहे। ये तकनीकी कदम तो ठीक है, पर कानूनी तौर पर भी कुछ हो रहा है क्या? जी, सरकार एक नया कानून लेकर आई है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। अच्छा, इसका मकसद क्या है? मुख्य उद्देश्य तो यही है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाई जाए। इसमें पेपर लीक करने वालों या धोखाधड़ी में शामिल लोगों के लिए काफी कड़े दंड का प्रावधान है। कितना कड़ा? अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना।
और अगर ये कोई संगठित अपराध है, मतलब पूरा रैकेट है, तो 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना हो सकता है। 1 करोड़, ये तो वाकई बड़े रैकेट्स को निशाना बनाने जैसा है। हाँ, और एक अहम बात यह है, जैसा आपने पहले इशारा किया, कि ये कानून उम्मीदवारों को टारगेट नहीं करता। ये अच्छी बात है। मतलब फोकस उन लोगों पर है जो सिस्टम में सेंध लगा रहे हैं। बिल्कुल। फोकस संगठित अपराध और व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों पर है। हालांकि ये भी सच है कि कई राज्यों में ऐसे कानून पहले से भी हैं, पर समस्याएं तो फिर भी बनी हुई हैं। हाँ, यही तो चिंता की बात है। स्रोत बताते हैं कि पिछले 5 सालों में ही सोचिए 15 राज्यों में 41 से ज्यादा पेपर लीक्स हुए हैं। 41, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इससे पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। और फिर वो रटने पर ज्यादा जोर, मूल्यांकन प्रक्रिया की अपनी खामियां, ये सब मुद्दे तो हैं ही। बिल्कुल, और इन सब का सीधा असर पड़ता है छात्रों पर। भावनात्मक बोझ, आर्थिक बोझ, खासकर उन पर जो हाशिए के समुदायों से आते हैं, उनके लिए तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। सही कहा। तो इन सब चुनौतियों के बीच उम्मीदवारों के लिए क्या सलाह होगी? मतलब सही रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, स्रोतों के आधार पर कुछ बुनियादी बातें तो वही हैं। सिलेबस को अच्छी तरह समझें, स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल का ही इस्तेमाल करें, उत्तर लिखने की प्रैक्टिस खूब करें और नियमित रूप से रिवीजन करें। और शायद ये भी कि बहुत सारे स्रोतों के पीछे ना भागें। हाँ बिल्कुल, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। और सबसे जरूरी, किसी भी कीमत पर शॉर्टकट या धोखाधड़ी के झांसे में ना आएं। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट्स मतलब .gov.in या .nic.in वाली उन्हीं से जानकारी लें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे ये हाई स्टेक परीक्षाएं धोखाधड़ी के बढ़ते प्रयासों का सामना कर रही हैं और कैसे तकनीकी और कानूनी स्तर पर इनसे निपटने की कोशिशें भी हो रही हैं। हाँ, अंत में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जैसे धोखाधड़ी रोकने के लिए AI जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल निगरानी बढ़ाने के लिए हो रहा है, तो क्या इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मूल्यांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने, रटने पर जोर कम करने और उसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ बनाने में भी हो सकता है? या फिर ये बढ़ती निगरानी कहीं छात्रों पर एक नया दबाव तो नहीं डाल देगी? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस हद तक और कैसे हो, ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी होगा। इस बार आगे भी सोचने की जरूरत है।